हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदोवर स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं क्लास 7 सोशल साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों दिल्ली सल्तनत। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री का सबसे इंटीग्रल पार्ट हम लोग इसी से समझते हैं। क्योंकि देखिए मेडिवल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर टाइम लिया है कोई तो दिल्ली सल्तनत है। क्यों? क्योंकि देखिए 1292 से लेकर के आप समझ सकते हो कि 15वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी में बोलूंगा 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था पहला, जिसमें से कि जो लास्ट डायनेस्टी थी आपकी दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी, उसने वो पराजित हो गई थी और वहां से मुगल सल्तनत शुरू होता है। तो 16वीं शताब्दी तक आप समझ सकते हो, यानी कि 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी कवर किया आपके दिल्ली सल्तनत ने। तो मेडिवल पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए इसको माना जाता है। ठीक है, और भी काफी ज्यादा कुछ इसमें आप लोग को समझना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे समझिए कि आखिरकार दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई कैसे। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई कैसे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में, यानी कि दिल्ली, अगर दिल्ली के आसपास में सबसे पहले तोमर राजवंशों का क्या था, वर्चस्व था। यानी कि तोमर्स सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तोमर्स के बाद आए चौहान्स, चामनास बोल सकते हो आप इनको। चौहान में सबसे जो इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, जो कि किससे हार गए थे? तो मोहम्मद घोड़ी से। तो स्टूडेंट्स मोहम्मद घोड़ी आया कहां से था? और उसके पहले भी एक यहाँ पे आक्रमण हुआ था आपके हिंदुस्तान में। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि 750 एडी के बाद यहाँ पे आक्रमण होते गया। एक दो सुल्तान वैसे आए जो कि पूरे एरिया को झकझोर के रख दिए। ठीक है ना। सबसे पहले इसको भी समझने से पहले हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी, यानी कि जब मैं आपको न्यू किंग्स एंड किंगडम्स पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने एक बात आपको बताया था मोहम्मद गजनी के बारे में। मोहम्मद गजनी भी कहां से आया था? तो अफगानिस्तान से आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पहले आपके मोहम्मद कासिम आया। मोहम्मद कासिम, लेकिन इसको हम लोग दिल्ली सल्तनत में बहुत हद तक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मोहम्मद कासिम आया, लूट के गया, बाकी और कुछ नहीं। इसके बाद दोस्तों आपका आया मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर को लूटा, बहुत अच्छे से लूटा और फिर गया वापस अफगानिस्तान। लेकिन जो शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की वो मोहम्मद घोड़ी। तो देखिए मोहम्मद कासिम क्या था? अरेबिक रूलर था। अरेबिक, वो अरब से आया था, सऊदी अरेबिया से आया था। लेकिन आपका जो मैं कह सकता हूं मोहम्मद घोड़ी और मोहम्मद गजनी है, ये आपके तुर्क से आया था। देखिए तुर्क क्या है दोस्तों? तो तुर्क आपके आज के समय का सेंट्रल एशिया हम लोग किसको बोलते हैं? जो हमारे सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये सब किस में आते हैं? आपके सेंट्रल एशिया में आते हैं। तो यानी कि आपके KKKTU कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आपका ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, KKTUU, ठीक है ना। KKTTU ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, KKTTU, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, सेंट्रल एशिया की बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे ये राजा वहां से आए और यहाँ पे अपना शासन शुरू कर दिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग को समझना है कि तुर्क राजा जो आए थे वो किधर से आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके पूरे सेंट्रल एशिया का पार्ट है। ठीक है ना, पूरे सेंट्रल एशिया का पार्ट है। मैं कहूंगा यहाँ पे कि ये सारे इधर से आए हमारे दिल्ली की तरफ, पूरे आगे दिल्ली की तरफ। पूरे मैं नहीं बोलूँगा, एक ही राजा आया था ना आपका मोहम्मद घोड़ी, लेकिन ये सिग्नल के तौर पे आप लोगों को समझना है। सो मोहम्मद घोड़ी आया किधर से? आपके तुर्क से, यानी कि सेंट्रल एशिया के रीजन से। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंट्रल एशिया के रीजन से आपका आया था मोहम्मद घोड़ी आया 1191 यानी कि 1191 में, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किया किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। लेकिन क्या मोहम्मद घोड़ी जीता? नहीं जीता, पृथ्वीराज चौहान जीता। लेकिन उसके बाद कुछ षड्यंत्र के अनुसार, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लॉ जिसका नाम था जयचंद क्या किया? आपके मोहम्मद घोड़ी का सपोर्ट किया और मोहम्मद घोड़ी का सपोर्ट करते हुए उसने पृथ्वीराज चौहान को हरवा दिया। ठीक है, तो 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन, आई थिंक प्रीवियस वीडियोस में मैंने थर्ड बैटल ऑफ तराइन बोल दिया था, तो बहुत माफी उसके लिए। तो लेकिन सेकंड बैटल ऑफ तराइन ही था वो, आपके थर्ड बैटल ऑफ तराइन इल्तुतमिश के समय में हुआ था। ठीक है ना। सो थर्ड बैटल में क्या हुआ? आपका जयचंद हार गया किससे?
मोहम्मद घोरी से, ठीक है। तो वो सारी बातें अलग है। मोहम्मद घोरी का यहाँ पे शासन अब हो चुका था, लेकिन क्या मोहम्मद घोरी यहाँ पे शासन किया? मोहम्मद घोरी खुद शासन किया? तो बोलोगे सर शासन नहीं किया। वो अपने एक दूत, अपने एक स्लेव को भेजा जिसका नाम था क्या? तो कुतुब-उद-दीन ऐबक। वो अपने एक स्लेव को भेजा था जिसका नाम था कुतुब-उद-दीन ऐबक। कुतुब-उद-दीन ऐबक। सो स्टूडेंट्स, कुतुब-उद-दीन ऐबक क्या किया? वहीं पे यहाँ पे आकर के शासन किया, ठीक है ना। सबसे पहले मोहम्मद घोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। लेकिन मोहम्मद घोरी इसमें जीत गया सेकंड बैटल ऑफ थाईलैंड में, और उसके बाद से वहां पे स्लेव डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। लेकिन मोहम्मद घोरी आप वहां पे शासन नहीं करना चाह रहा था, वो बस उस जगह को लूट के आया। लेकिन क्योंकि वो जीत चुका था, उसको तो अपना एक स्लेव जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आपका कुतुब-उद-दीन ऐबक। कुतुब-उद-दीन ऐबक, कुतुब-उद-दीन ऐबक, ठीक है। तो कुतुब-उद-दीन ऐबक ये किसका स्लेव था? आपका मोहम्मद घोरी का स्लेव था। तो इसीलिए इसके बाद जो इसने डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया, एस्टेब्लिशमेंट किया, उसको बोलते हैं हम लोग स्लेव डायनेस्टी। क्या नाम है स्टूडेंट्स? तो स्लेव डायनेस्टी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुतुब-उद-दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का ओरिजिनल एस्टेब्लिशमेंट इसने नहीं किया था, यानी कि वास्तविक संस्थापक ये नहीं था। इसके बाद जो इसका दामाद यानी कि इल्तुतमिश आया, वो इसके स्लेव डायनेस्टी का और जो कह सकते हैं हम लोग वास्तविक संस्थापक था। तो इल्तुतमिश क्यों? क्योंकि कुतुब-उद-दीन ऐबक, ऐसा माना जाता है कि कुतुब-उद-दीन ऐबक ने खिलौत नाम की एक डिग्री होती है, जो कि जो भी इस्लामिक रूलर्स होते हैं, ऐसा इस्लाम में लिखा है कि जो भी इस्लामिक रूलर्स होंगे वो खिलौत नाम की डिग्री लेंगे। क्या लेंगे? खिलौत नाम की डिग्री लेंगे, तभी उनको राजा माना जाएगा। खिलौत, ठीक है ना। और खिलौत किससे लेना होता था डिग्री? खलीफा जो हमारे अभी हम कह सकते हैं हमारे जो पंडित पुरोहित होते हैं, उन लोग जो इस्लाम रूलर्स, इस्लाम धर्म में खलीफा को वो उपाधि दी गई है, ठीक है ना। यानी कि खलीफा किससे लेंगे? सो खलीफा से, ठीक है। लेकिन कुतुब-उद-दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया, तो इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इसके बाद कौन आया है स्टूडेंट्स? इसके बाद देखो, मैं यहाँ से पहला दूसरा हटा ही देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद आया यहाँ पे आपका इल्तुतमिश। कौन आया? आपका इल्तुतमिश। इसका पूरा नाम था दोस्तों शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश है, इसको स्लेव डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसके आगे एक हम लोग बना देते हैं छोटा सा स्टार, ठीक है। सो इल्तुतमिश को स्लेव डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हुआ क्या कि देखिए, इसका जो कार्यकाल रहा आपके कुतुब-उद-दीन ऐबक को मैं बता दूं तो 1206 से लेकर के 1210। लेकिन 1206 से 10 के बीच में इसने काफी सारे मॉन्यूमेंट्स का निर्माण कराया, जिसमें से कि दो महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स जिसका नाम है कुतुब मीनार और कुवैतुल असलाम। कुवैतुल असलाम दिल्ली का पहला मॉस्को, ठीक है। सो कुवैतुल असलाम और कुतुब मीनार। लेकिन कुतुब-उद-दीन ऐबक ने इसका निर्माण क्या पूरा करवाया? नहीं। इसने बीच में देखो ना, काफी कम समय में ये क्या हो गया, डेड कर गया। तो 1210 में ये मर गया। 1210 में मरा कैसे? आखिर का रीजन क्या था उसके पीछे? देखो हुआ क्या कि उस समय पोलो खेला जाता था। पोलो समझते हो? जो होता क्या था कि जो सुल्तान होते थे आपस में घोड़े के ऊपर बैठ करके फुटबॉल खेलते थे, ऐसा समझ गए? तो फुटबॉल खेलते थे। लेकिन तुम जरा कुछ सोचो कि घोड़े पे बैठ के वो लोग डंडे से ही उसको खेलेंगे ना, मतलब बॉल को कैसे दौड़ाएंगे? डंडे से दौड़ाएंगे। तो हुआ क्या कि वही करते करते ये गिर गया और इसका खुद का घोड़ा इसके ऊपर चढ़ गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये एक षड्यंत्र के अनुसार था। अब पता नहीं क्या है, उतना डीप क्वेश्चन आपसे पूछता भी नहीं है, ठीक है ना। तो कुतुब-उद-दीन ऐबक आपका क्या 1206 से 1210 इसका कार्यकाल रहा, और इसके बीच में इसमें कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाया जो कि मैंने आपको बता दिया, और कैसे ये मरा। और स्टूडेंट्स, एक 2.5 दिन का झोपड़ा मैं बता देता हूँ। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में जाकर किसने बनवाया था? काफ़ी लंबी कहानी है इसके पीछे। सो 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने बनवाया था। इतनी बातें आपको समझनी है अगर आप क्लास 7 के दृष्टिकोण से बात कीजिए तो। सो उसके बाद कौन आया?
इल्तुतमिश। सो 1210 से 1236, सो 1210 से 1236 के बीच में किसने शासन किया? तो इल्तुतमिश, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दी जाती है, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये आपके स्लेव डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक है। तो सुल्तान, इसको काफी सारे टाइटल्स दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन उतना आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। सो इल्तुतमिश। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद काफी सारे इसके 2-4 पुत्र थे, एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, देखिए हुआ क्या कि ये अपने मरने से पहले बोल दिया था कि मेरे बाद जो रूलर बनेगी वो बनेगी रजिया सुल्तान, लेकिन जो उनके थ्रू बनाया गया चालीसा दल था, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन दी कोर्ट ऑफ इल्तुतमिश, उसको बोलते थे चालीसा दल। यानी कि चालीसा दल वो था जो कि इल्तुतमिश के दरबार में जितने भी लोग बैठते थे उसको चालीसा दल बोलते थे। अगर आप बाकियों की बात करो, जैसे कि आप पढ़ोगे आगे शिवाजी के बारे में, शिवाजी द ग्रेट, तो वो उनके दरबार में अष्ट प्रमाण, मतलब आप बोल सकते हो। फिर चले जाओ कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के में बहुत ही पॉपुलर राजा थे, बहुत ही बहादुर भी थे, ठीक है। तो उसके समय अष्ट दिग्गज, तो इस तरीके से था, ठीक है ना। सो चालीसा दल आपके इल्तुतमिश के समय में, लेकिन चालीसा दल रजिया सुल्तान को एज अ सुल्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो क्या थी? एक महिला थी, और ऐसा माना जाता था उस समय काफ़ी एक क्रूर धारणा थी कि जो सुल्तान के पद पे होगा वो पुरुष ही होगा, क्योंकि जो महिला है उसको पुरुष के अधीन माना जाता था, ठीक है। ये गलत धारणा थी उस समय की, मैं कहूँगा। अभी के समय काफ़ी चेंज है, लेकिन उस समय के रिस्पेक्ट में हम लोग को समझना है। तो रजिया सुल्तान को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, और उसी के तहत 1236 से 40 के बीच में रजिया सुल्तान ने शासन किया, लेकिन 40 में इसको किसी षड्यंत्र के अनुसार मरवा दिया गया, ठीक है ना, इसको मरवा दिया गया, ठीक है। सो इतनी बात हुई आपकी किसके? तो इल्तुतमिश की कहानी और रजिया सुल्तान के बारे में कुछ समझा। उसके बाद आप यहाँ पे टाइम पीरियड देख सकते हो, राजपूत रूलर्स, राजपूत डायनेस्टी पहले आई, उसके बाद स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा लेकिन वास्तविक राजा शम्सुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 40। उसके बाद जो ग्यासुद्दीन बलबन, ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर था, यानी कि इस डायनेस्टी का सबसे बहादुर राजा अगर बोला जाए तो ग्यासुद्दीन बलबन, ठीक है ना। ये इल्तुतमिश का ही कोई ऑर्डिनेट था, ठीक है ना, सब ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों को इस चैप्टर में कुछ फाइंडिंग्स पढ़नी है। देखिए किसी भी हिस्ट्री के चैप्टर को उठा लो आप, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या फाइंडिंग्स उससे मिली हैं, ये आपको हर चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में, यानी कि कुछ फाइंडिंग्स जो कि हम लोगों को मेडिवल हिस्ट्री यानी कि दिल्ली सल्तनत से मिली हैं, ठीक है ना, और किसके जरिए मिली हैं, कौन उसको बनाए हैं, ये सारा कुछ हम लोग को इसमें समझना है, ठीक है। स्टूडेंट्स सबसे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर इसको समझ लिए तो दिल्ली सल्तनत का कुछ पार्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जैसे कि आप फोन पे बात कर रहे हो अपने दोस्त से, हाय हेलो कैसे हो, तो कैसे बात कर रहे हो? फोन के जरिए बात कर रहे हो ना, तो फोन आपका यहाँ पे क्या है? मीडियम है। तो ठीक उसी तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालने का सबसे अच्छा मीडियम था इस समय क्या? इंस्क्रिप्शन। भाई हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, ये तो क्लास 6 में ही पढ़ा था, क्वाइंस और आर्किटेक्चर। तो ठीक उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हुए, सुल्तान्स हुए, वो अपने बारे में इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, क्वाइंस मिंट करवाते थे, ठीक है ना, जिसपे कुछ सिंबल वो लोग लगाते थे जिससे पता चल सके कि हाँ ये किस राजा के समय का कॉइन है। यूजुअली जो राजा होते थे खुद का फेस उस पर रखवाते थे आपके कॉइन्स पे। उसके बाद आर्किटेक्चर, कुछ जैसे कि कुतुब मीनार, कुवैतुल असलाम हम लोग ने पढ़ा ना अभी इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक में, तो कुछ आर्किटेक्चर्स अपनी याद में वो लोग बनवाते थे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फाइंडिंग का, ठीक है ना। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इन सब चीज़ों के जरिए हम लोगों को फाइंडिंग्स का पता लगा अभी तक, ठीक है। यूजुअली देखो होता क्या था ना स्टूडेंट्स की दिल्ली सल्तनत के समय में, देखो इतनी तो बात तो कंफर्म है कि जितने भी राजा महाराजा आएंगे उस समय सारे इस्लामिक ही आएंगे, तो वो अपनी बारे में जो उनकी इंस्क्रिप्शन से बायोग्राफी है वो मॉस्क्यू बनवा कर उसमें रखवाते थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अभी हम लोग के जैसे
अगर हिंदू की बात करो तो जितने मंदिर बने तो उसमें हजारों किलो सोना, मतलब समझ रहे हो कि अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को क्या किया गया, स्टोर किया गया, ठीक है ना। तो यूजफुल इंफॉर्मेशन, अब देखो ये तो सोर्स हो गया इंफॉर्मेशन का, यानी कि ये एक क्या है, सोर्स है, इसके जरिए हम लोगों को इंफॉर्मेशन का पता लगा, क्या क्या, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस और आर्किटेक्चर। उसके बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन जो हम लोग के लिए जरूरी है, जो कि इन सोर्सेज से बरामद हुई है, तो वो हिस्ट्रीज हैं, तारीख है और तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो तारीख नहीं, ये तारीख मतलब क्या कि कौन सा रूलर किस तारीख में, यानी कि तारीख बोल सकते हो, ईयर बोल सकते हो, कब जा करके लड़ा है, वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट ईयर है वो सारा कुछ इस तारीख के जरिए समझते हैं। और जो ईयर्स हैं यानी कि प्लूरल फॉर्म, तारीख, ठीक है। अब देखो ये तो बात हो गई कुछ यूजफुल, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। देखिए दो अभी तक हम लोगों ने समझा, दो बातें अभी तक समझी हैं, एक आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा आपका यूजफुल इंफॉर्मेशन। पहला आपका सोर्स, किस सोर्स इंफॉर्मेशन बरामद हुआ, और दूसरा आपका यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब तीसरे की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो उसमें समझना है कि किस, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा आप लोग के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, होगा और होगा भी, कि किस लैंग्वेज में आखिरकार ये सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, किस लैंग्वेज में है। तो तुम जरा बताओ, क्या उस समय कोई हिंदू रूलर था वहां पे दिल्ली सल्तनत में? नहीं, तो वो किस लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिख पाएगा? तो पर्शियन। किस लैंग्वेज में? तो पर्शियन। ये पर्शियन कहाँ की लैंग्वेज है भाई? ईरान। कहाँ की लैंग्वेज है? सो ईरान। और वहां से जो लोग आए हैं ना इंडिया, कुछ अभी भी लोग हैं जिसको हम लोग पारसी बोलते हैं, पारसी भी एक धर्म है, लेकिन ये पारसी धर्म क्या इंडिया का है? नहीं, ये बाहर का है, यानी कि इंडो ग्रीक जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हो गई लैंग्वेज की बात, तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला लैंग्वेज क्या था? पर्शियन। क्या लैंग्वेज था? पर्शियन। दोस्तों इतनी बातें समझ में आई? तो पर्शियन, ये एकदम याद रखना है, तो भूलना ही नहीं है। पर्शियन, 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 ठीक है। अब देखो ऑथर्स ऑफ तारीख, अब ये जो तारीख या फिर ये जो इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, ये लिखते कौन थे? क्या हम, आप या बाकी लोग जाकर के मेडिवल में लिखे? नहीं, ये जो इंस्क्रिप्शंस लिखते थे इसके लिए सेक्रेटरीज, पोएट्स और कोर्टियर्स, सेक्रेटरीज, पोएट्स और कोर्टियर्स, ये सारे लोग इंस्क्रिप्शंस लिखते थे। सेक्रेटरीज कौन? यानी कि राजा का सचिव, सलाहकार बोल सकते हो, और राजा के दरबार में उपस्थित पोएट्स। देखो राजा महाराजा को यार मनोरंजन के लिए उसमें चाहिए क्या था? मतलब म्यूजिक, डांस और पोएट्स वगैरह चाहिए थे। राज कवि होते थे, जैसे कि अकबर के समय में अबुल फैजल बहुत ही फेवरेट था उनका, कवि की बात की जाए तो। और तानसेन बहुत उनके, अगर म्यूजिक की बात की जाए तो वो तानसेन का म्यूजिक बहुत प्रेफर करते थे। तो ठीक उसी तरीके से अगर और भी राजा की बात करो तो पोएट्स, सेक्रेटरीज और कोर्टियर्स, ठीक है ना। सो पोएट, सेक्रेटरीज और कोर्टियर्स वो होते हैं जो कि दरबार में उपस्थित लोग होते हैं, ठीक है, जिनको कोई कोई पोस्ट दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे पीएम मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं अभी, और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, भतेरे मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को समझना है। तो पहले सेक्रेटरीज, दूसरा पोएट्स और तीसरा कोर्टियर्स। तो ये सारे लोग क्या करते थे? ये सारे लोग आपके ऑथर हुआ करते थे। किसके? तो तारीख के, या फिर जो इंस्क्रिप्शंस होती थी, ठीक है। उसके बाद एडवाइस रेंडर्ड टू किंग्स। अब ये जो लोग हैं ना, ये जो सेक्रेटरीज या कोर्टियर्स बोल सकते हो, ये लोग किंग्स को कुछ एडवाइस देते थे, यानी कि हाँ राजा साहब आप ऐसा कीजिए तो इस तरीके से आपका जो क्या साम्राज्य और ज़्यादा फैलेगा और राज्य आपका तरक्की करेगा। हाँ वही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे। तो ये सब कुछ एडवाइस दिया करते थे। अब बताओ मुझे, कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो क्या वो हमेशा पॉजिटिव एडवाइस ही देगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब कुछ लोग आपको भड़काने के लिए भी एडवाइस देते हैं, घर में पापा बहुत मार रहे हैं। मतलब एडवाइस आपका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों हो सकता है। एडवाइस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं था कि उस समय भी आपकी जो एडवाइस वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ही हो। तो इसीलिए
अब आइए कुछ एडवाइस के बारे में समझते हैं। तो इस एडवाइजेज में कुछ पॉजिटिव हुए हैं, कुछ नेगेटिव हुए हैं। अब इसमें से दो महत्वपूर्ण एडवाइस के बारे में हम लोग को समझना है, यानी कि सलाह। तो दो इंपॉर्टेंट एडवाइस यहाँ पे हैं, बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन। अब दोनों को एक एक करके समझना है। बर्थ राइट वो होता है यानी कि राजा का बेटा अगर, यानी कि राजा का कोई अगर बेटा हुआ तो ठीक उसी समय से उसको भी राजा मान लिया जाएगा। मतलब राजा जो अभी है वो तो राजा है ही, लेकिन उसको कुंवर बोलते हैं ना, कुंवर या फिर राजकुमार, यानी कि महाराज का बेटा राजकुमार, तो उसको राजा मान लिया गया। आगे जाके बनना उसी को है, आगे जो तख्ता है उसी को संभालना है, तो उसको उसी समय से राजा मान लिया जाता था, छोटे राजा। ठीक है, सो बर्थ राइट, इज इट ओके? ठीक है, सो बर्थ राइट आपका यही हुआ, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा। वही नेपोटिज्म, नेपोटिज्म कहीं नहीं छोड़ा हम लोग को, ठीक है ना। यहाँ भी रिजर्वेशन, यहाँ भी रिजर्वेशन लिख देता हूँ मैं, बर्थ राइट को, बर्थ राइट का मतलब क्या, याद रखना तुम लोग, याद क्या यहीं पे याद हो गया होगा, रिजर्वेशन। तो बच्चों रिजर्वेशन, सो रिजर्वेशन, बर्थ राइट मतलब रिजर्वेशन, समझ गए। उसके बाद जेंडर डिस्टिंक्शंस, अब औरतें क्या होंगी, पुरुष के अधीन होंगी, इससे यही समझा जाता है। तो जेंडर डिस्टिंक्शंस यानी कि महिला और पुरुष में भेदभाव, और ऐसा वहाँ उस समय की धारणा थी कि जो महिला होंगी वो पुरुष के अधीन ही होंगी। तो यही आइडियोलॉजी के तहत ना रजिया सुल्तान को मरवा दिया था उसका चालीसा दल, यही आइडियोलॉजी के अनुसार। तो इन जेंडर डिस्टिंक्शंस अच्छा था कि बुरा था? क्या ये अच्छा था? नहीं, ये अच्छा नहीं था कुछ हद तक, लेकिन जेंडर डिस्टिंक्शंस गलत है यार। सबको यहाँ पे राइट है, दोनों मानव ही है, ठीक है। सो जेंडर डिस्टिंक्शंस यानी कि औरतें क्या होंगी, पुरुष के अधीन होंगी, ठीक है। उसके बाद ऑथर्स इन द कोर्ट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, दो बड़ा महत्वपूर्ण चीज यहां पर है, यहां मैंने खुद जोड़ा है इसको, यहाँ इसको इसलिए जोड़ा गया है ताकि आप लोगों को यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं दे पाऊँ। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, ठीक है। तो वहाँ पे अब हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ तक ये बातें क्लियर हुई स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसके बाद यूजफुल इन्फॉर्मेशन, फिर लैंग्वेज यूज, उसके बाद ऑथर्स ऑफ तारीख, और फिर एडवाइस क्या क्या दिया जाता था किसको, वो सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे ऑथर्स इन द कोर्ट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक में के कोर्ट में दो बहुत ही महत्वपूर्ण पोएट थे, जिनका एक का नाम था मिनहज सिराज और दूसरे का नाम था आपका हसन निजामी। मिनहज सिराज और हसन निजामी, मिनहज सिराज और हसन निजामी, मिनहज सिराज हसन निजामी, एकदम दिमाग में स्टोर कर लीजिए, क्वेश्चंस इससे बहुत ज्यादा आते हैं। मिनहज सिराज आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट वर द टू ऑथर्स वर इन द कोर्ट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। सो मिनहज सिराज और हसन निजामी। अब देखिए उसके पहले आपके मैं कह सकता हूं अल बरूनी भी किसी का क्या था, पोएट था, ठीक है ना। तो मिनहज सिराज और हसन निजामी, तो तबकत ए नासरी आपके मिनहज सिराज के बुक का नाम था, और ताजुल नासरी, ताजुल नासरी। देखिए मिनहज सिराज ये जो बुक है ना तबकत ए नासरी, उसमें से एक क्योट आपको मैं अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो तबकत ए नासरी और दूसरा ताजुल नासरी, आपका तबकत ए नासरी और ताजुल नासरी, ये दोनों बुक्स किसके द्वारा लिखी गई हैं, मिनहज सिराज और हसन निजामी। ये नहीं कि दोनों लिख दिया, नहीं, ये मिनहज सिराज आपका तबकत ए नासरी लिखा है और आपका हसन निजामी लिखा है तजुल नासरी। इज इट क्लियर? ठीक है। सो सर इसको भी हाईलाइट कर दिया जाए, ठीक है सर। तो मिनहज सिराज और हसन निजामी ये दोनों की रचनाएं हैं, तबकत नासरी और ताज उल नासरी। क्लियर? क्लियर दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। तो मिनहज सिराज और हसन निजामी ये बुक लिखे, तबकत नासरी और ताज उल नासरी, ठीक है। यहां तक आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं,
चलिए अब इसकी आगे की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कुतुब मीनार और कुवैत उल इस्लाम की कुछ पिक्चर्स। देखिए ये आपका रहा कुतुब मीनार जो कि आपके दिल्ली के मेहरौली में है, और ये रहा आपका कुवैत उल इस्लाम जो कि कुतुब मीनार के ही कैंपस में। देखो कुतुब मीनार का कैंपस छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसके जो एंट्री जैसी लेते हैं हम लोग इसमें, तो अलाई दरवाज़ा जो कि खिलजी डायनेस्टी के बहुत ही महान, बहुत ही बहादुर राजा ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुवैत उल इस्लाम पूरा यहाँ पे है, देखो आप, ठीक है ना। तो कुवैत उल इस्लाम यही है आपका, देखिए ये मस्जिद, दिल्ली का पहला मस्जिद कुवैत उल इस्लाम, ठीक है। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू हम लोग को समझना है कि आखिरकार मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। व्हाट आर दी प्रोसीजर वी फॉलो इन मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। सो मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने का क्या तरीका है, क्या इसके पीछे प्रोसेस लगता है, क्या कुछ हम लोग इसके पीछे प्रोसेस लगाते हैं, वो सारा कुछ इसमें समझना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को समझने से बनाने से पहले समझ लो आप मैन्युस्क्रिप्ट है क्या। मैन्यू मतलब खुद से और स्क्रिप्ट मतलब लेख, यानी कि खुद से लिखा हुआ लेख। अब वो लिखते कैसे थे, मेडिवल हिस्ट्री में भी इसको लिखा जाता था, एंशिएंट में भी लिखा जाता था आपका, ठीक है ना। सो इसको लिखने का प्रोसेस क्या था, सबसे पहले होता क्या था कि इसका पेपर पहले तैयार किया जाता था, पूरे एकदम मस्त, देख सकते हो आप यहाँ पे उसका पेपर पूरा अच्छी तरीके से तैयार किया जा रहा है, ताकि जो उस पर लिखावट हो, गंदगी नहीं होनी चाहिए थी उसके ऊपर, जो क्योंकि लिखावट जो होती थी पेन से तो नहीं होती थी कि उसको वो गंदगी की आपको इग्नोर कर देगा। जो भी लिखावट होती थी तो किससे होती थी, इंक से होती थी। किससे होती थी, सो इंक से होती थी, ठीक है ना, ठीक है। सो इंक से होती थी। तो ये रहा आपका पहला प्रोसेस, जिसमें से क्या किया जा रहा है, आपके पेपर को उस काबिल बनाया जा रहा है ताकि उस पर क्या कर सके, मैन्युस्क्रिप्ट लिख सके। तो फर्स्ट प्रोसेस में आपका पेपर मेकिंग, पेपर को बनाना नहीं, मतलब पेपर को उस काबिल बनाना जिस पे मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जा सके। ये सब कुछ लोग समझेंगे पेपर मेकिंग, पेपर को बनाना नहीं। दूसरा उस पर लिखा जाता था, तो इंक के माध्यम से लिखा जाता था। तो इस इंक को हम लोग यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। दूसरा इंक, ठीक है, इज इट क्लियर। तो दूसरा हो गया आपका इंक। अब तीसरे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आज के डेट में हम लोगों को कुछ लिखा हुआ, मान लो कुछ पेन से लिखा हुआ, उसको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हाईलाइटर का यूज करते हैं। देखिए मेरे बोर्ड में भी हाईलाइटर है, इस हाईलाइटर का मैं यूज करके इसको हाईलाइट कर दूंगा। देखो हाईलाइटर का यूज क्यों करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम लोग क्या कर सके, हाईलाइट कर सके, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है ना। सो ये इसको देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेरा अब हाईलाइट हो चुका है। तो ठीक उसी तरीके से इसको हाईलाइट करने के लिए जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट में, उसको हाईलाइट करने के लिए गोल्ड का यूज किया जाता था। सोचो आज की डेट में 1 ग्राम गोल्ड लेने के लिए लोग सोच रहे हैं, अब वहाँ गोल्ड का इस्तेमाल करके उसको टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता था। सस्ता भी था उस समय गोल्ड, ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल किया जाता था। चलो तुम भी क्यों बचोगे, तो इसको भी हाईलाइट कर दिया जाए, ठीक है। तो इंक भी हो गया आपका हाईलाइट, ठीक है। उसके बाद गोल्ड, थर्ड प्रोसेस आपने समझ लिया, यानी कि गोल्ड का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते थे, हाईलाइट करते थे। गोल्ड यहाँ पे लिखना ठीक रहेगा, गोल्ड किसके लिए, तो हाईलाइट करने के लिए। और एट लास्ट स्टूडेंट्स आपका स्टैम्प, ठीक है ना। सो हाईलाइट करने के लिए लो हाईलाइट कर भी दिया जाए इसको, ठीक है ना। सो गोल्ड आपके हाईलाइट करने के लिए। और एट लास्ट अब मान लो कुछ लिखा गया है तो उसको बोलते हैं ना कि हाँ इसको सर्टिफिकेट मिल गया है कि हाँ ये अब हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। सो किसी भी चीज को, जैसे आपका खाद्य पदार्थ आता है कुछ भी, तो FCI का उस पर स्टैंप होता है ना, ISI मार्क आपने सुना होगा। तो ये सब क्या करता है, किसी भी चीज की पुष्टि करता है कि हाँ अब ये ओके है। सो ये फोर्थ में स्टैम्प, इसकी स्टैंपिंग करना कि ये जो टेक्स्ट लिखा है ये ओके है, हाँ ये मैंने ही लिखा है, ये कोई बनावटी नहीं है, ये ओरिजिनल है। तो ये रहा आपका
ये स्टैम्प। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो हम लोगों ने टोटल 4 प्रोसेस के बारे में समझा। किसमें? हम लोगों ने इसमें 4 प्रोसेस के बारे में समझ लिया, ठीक है ना। तो मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने में कुछ यही आपका रॉकेट साइंस लगता है, ठीक है। सो इतनी बातें हो गई यहाँ पे क्लियर। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को, हाँ, मिनहज सिराज आ गया हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, मिनहज सिराज थॉट अबाउट रजिया। अब इस कोट में हम लोग को समझना है, ये जो वैसे इस कोट में समझना हम लोग को ये है कि रजिया के बारे में मिनहज सिराज सोचता क्या था। मिनहज सिराज कौन है? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का एक ऑथर है। ये 2 ऑथर थे ना, एक मिनहज सिराज और एक मिनहज सिराज और दूसरा हसन निज़ामी। ये देखिए, हसन निज़ामी, एक मिनहज सिराज, दूसरा हसन निज़ामी। तो और इसके द्वारा लिखी हुई बुक तो मिनहज सिराज की तबकत ए नासिरी। देखिए, सो आपके मिनहज सिराज के तबकत ए नासिरी में एक उससे एक कोट निकाला गया है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ये आपका निकाला गया है। तो ये जो आपका कोट है ये तबकत ए नासिरी से निकाला गया है। ये एक बुक है, इसी के द्वारा निकाला गया। देखिए, इसमें बताया ये जा रहा है ना कि रजिया सुल्तान की तुलना इसमें की जा रही है 2 क्वींस से। 2 क्वीन से, एक क्वीन है आपकी वेल्लोर की और एक क्वीन है आपकी जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है ना। सो एक वेल्लोर और एक कश्मीर की, एक कश्मीर यहाँ पे होगी और एक यहाँ, आई एम सॉरी, वरंगल, जो कि आपके मॉडर्न आंध्र प्रदेश जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वरंगल की रुद्रमा देवी और कश्मीर की दिद्दा, रुद्रमा देवी और कश्मीर की आपकी दिद्दा, कुछ लोग दीदी को दिद्दा भी बोलते हैं, तो वो दिद्दा नहीं, तो दिद्दा और रुद्रमा देवी, ये 2 क्या है, क्वींस हैं। इनकी तुलना की जा रही है किससे? रजिया सुल्तान से। अब काहे को तुलना कर रहे हो भाई, काहे को तुलना कर रहे हो, तो इसको समझना है, ठीक है ना। सो देखिए, मिनहज सिराज थॉट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड इन विच वुमेन। अब देखो, ये सरकार भी अपना वो एक क्या कह सकते हैं, एक आइडियोलॉजी लेकर के आ गए कि हाँ भाई, महिला को तो सबऑर्डिनेट माना जाता है मैन का, तो कैसे रजिया सुल्तान बन गई राजा का? आखिरकार वो तो महिला है, तो उसके पास वो पुरुष वाली गुण कैसे आए? देखो, उस समय के पुरुष के पास गुण क्या थे? बहादुर होते थे। जो किंग्स होते थे क्या, बहादुर होते थे, उनको बचपन से ही तलवार वगैरह सिखाया जाता। तो रजिया सुल्तान भी उसी में से थी। वो उसको देख के सीखती थी, वो उसको देख के सारा कुछ सीख लेती थी। और फिर एट लास्ट आपके पास हिस्ट्री है ही, 1236 से 40 तक उसने शासन किया, लेकिन कुछ उनके कोर्टियर्स ने उनको मरवा दिया, ठीक है, ठीक है ना यहाँ स्टूडेंट्स। सो रजिया सुल्तान के बारे में इसने ऐसी बातें यहाँ पे लिखी है। ये रही हमारी रजिया सुल्तान। इनकी तुलना की जा रही है आपके किससे? आपके वरंगल के रुद्रमा देवी से, वरंगल के रुद्रमा देवी से और कश्मीर की दिद्दा से, कश्मीर की दिद्दा से, ठीक है ना। जो इनका शासनकाल भी आप देख सकते हैं, दिद्दा का, महारानी दिद्दा का शासनकाल है 980 से लेकर 1003 तक, और रुद्रमा देवी 1262 से लेकर के 1289, और रजिया का तो आपको पता ही है 1236 से 40, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, बस एक कोट है, आपको बस जनरल समझाने के लिए दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है। ये मैप साधारण नहीं है, इसको समझना है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, इस मैप में हम लोग को समझना क्या क्या है। ये जो मैप है, इसमें जितने भी आपके एरियाज दिए गए हैं, जितने भी एरियाज को हाईलाइट किया गया है, वो सारे एरियाज हमारे किंग इल्तुतमिश, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश के द्वारा जीते गए हैं। यानी कि जरा सोचो तुम, अपने दिल्ली सल्तनत, सिर्फ दिल्ली से उसने कितना विस्तार किया है अपने सल्तनत का, यानी कि उसने अपनी डायनेस्टी का कितना विस्तार किया है। सोचो, दिल्ली कहाँ है? दिल्ली कहाँ है दोस्तों? चलो दिल्ली कहाँ है? दिल्ली हमारी यहाँ है, ये देखिए, ये रही हमारी दिल्ली, ये रही दिल्ली। अब जरा सोचो, इस दिल्ली से
इसने कितना मतलब विस्तार किया, यानी कि एक चीज तुम यहाँ पे देख पाओगे कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसने अच्छा खासा विस्तार किया है। तो आप देख सकते हैं इस पूरे में ये रही हमारी इंडस नदी, सिंधु नदी, और उसके आसपास के जगह पे भी इसने अपना साम्राज्य बनाया। फिर एक नंदना नाम की जगह में इसने अपना साम्राज्य बनाया, ठीक है, लाहौर में बनाया। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं, अच्छा एक रीजन और माना जाता है कुतुबुद्दीन को स्लेव डायनेस्टी के ओरिजिनल शासक, मतलब कि वास्तविक संस्थापक नहीं माने जाने की, यानी कि कुतुबुद्दीन वास्तविकता में उसका संस्थापक नहीं था। उसके पीछे एक रीजन तो हमने खिलौत समझ लिया कि खिलौत को उसने खिलौत नाम की डिग्री उसने नहीं ली, और दूसरा वो जब तक रहा लाहौर में ही रहा। कहाँ रहा? लाहौर में रहा। वो दिल्ली में तो आया ही नहीं, मतलब दिल्ली को उसने अपना कैपिटल बनाया ही नहीं, लाहौर बनाया। तो इल्तुतमिश क्या किया? लाहौर से दिल्ली, लाहौर से दिल्ली, लाहौर से दिल्ली लेकर के आ गया कैपिटल को। क्या किया? लाहौर से दिल्ली लेके आ गया कैपिटल। क्या? कौन? इल्तुतमिश। और वहीं से सब कुछ कंट्रोल करने लगा, वहीं से सब कुछ कंट्रोल करने लगा, यानी कि पूरा कंट्रोल यहां से दिल्ली से करने लगा। कहां कहां कंट्रोल किया देखो तुम, अपने नॉर्थ वेस्ट में देखो, ये देखो आप ऊंच नाम की जगह को, ये देखिए आप ऊंच में आपके ये कंट्रोल करने लगा, ये पाकिस्तान का इलाका है। उसके बाद लाहौर, फिर आप देख सकते हो नंदना, इधर आपके पाकिस्तान का ही इलाका है, ठीक है ना। फिर अजमेर, अजमेर आपके राजस्थान, राजस्थान का एक शहर अजमेर। उसके बाद संभा मानक, संभा मानक नाम के जगह में, मतलब कि इसने अपने टेरिटरी को इस तरीके से और भी जगह फैला दिया। फिर तवाई हिंद, कुहाम, इस तरीके से इसने अपने टेरिटरी का बहुत विस्तार किया, ठीक है ना। लेकिन एक बात यहाँ पे नोटेबल है कि अभी तक ये साउथ में गया नहीं है, अभी तक ये डायनेस्टी साउथ तक नहीं गई है। साउथ तक जाएगी, लेकिन कौन डायनेस्टी जाएगी? खिलजी डायनेस्टी जाएगी, ठीक है ना, जो हम लोग खिलजी डायनेस्टी को पढ़ते हुए समझेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना कुछ इसने अपने अधीन लेकर के आ गया, लेकिन अभी तक साउथ में नहीं। अभी ये ऊपर का ही इलाका बस देख रहा है, अभी ऊपर का ही इलाका देख रहा है बस। यहाँ से लेकर के तुम देख सकते हो ये पूरा इलाका किसके अंदर में है? अभी इल्तुतमिश के अंदर में है। बाद में बढ़ेगा एरिया, ठीक है ना। अभी और छोटे छोटे राजा सब जगह पे अपना शासन कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से एक छोटे से गैरिसन टाउन से एक पूरा एम्पायर बना दिया गया जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। यानी कि एक छोटे से गैरिसन टाउन से कैसे एक्सपेंशन हुआ दिल्ली सल्तनत, ये हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले इसमें टोटल कुछ चैलेंजेस भी फेस किए हैं सल्तनत ने, कुछ उसमें रिफॉर्म्स लेकर के आए जिसके, और कुछ पॉलिसी लेकर के आए जिस वजह से दिल्ली सल्तनत जैसा बड़ा विशाल किंगडम आपके सामने आया, ठीक है ना। देखिए गैरिसन टाउन क्या होता है? गैरिसन टाउन क्या होता है? गैरिसन टाउन वो होता है जहां पे सिर्फ सोल्जर शासन करते हैं, मतलब कि सोल्जर के अंदर में। अब जैसे कि हमारी अब मैं आपको बताऊं कि हमारे अगर आज की आर्मी होगी, एक मिनट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक हियर। सो ओवरऑल आज हम यहीं पे अंत करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसको पूरे से तरीके से समझेंगे। तो थैंक यू सो मच। हाँ, तो फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इतनी बातें समझनी है स्टूडेंट्स आप लोगों को। यानी कि एक छोटे से गैरिसन टाउन से आप पूरे दिल्ली सल्तनत तक एक्सपेंशन कैसे हुआ, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये बातें हम लोगों को समझनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है ना। अब ये आपके चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे एक छोटे से यूनिट से पूरा एक सॉलिड सब्सटेंस बन गया, ठीक है ना। मतलब कि पूरी दिल्ली सल्तनत बन गई आपके छोटे से गैरिसन टाउन। अब यहाँ पे गैरिसन टाउन क्या है सर? बार बार गैरिसन टाउन बोल तो रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है गैरिसन टाउन है क्या। तो गैरिसन टाउन क्या है ना, कि देखिए आज के डेट में, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा गैरिसन टाउन है क्या। आज के डेट में स्टूडेंट्स
होता क्या है कि किसी किसी राज्य में मान लो आपकी क्या स्थिति आ जाती है, जो सीएम होते हैं वहां पे क्या होता है, कोई अगर मर गए वहां पे, इतनी बात समझ जाओ कि अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल है, सिर्फ प्रेसिडेंशियल रूल है, तो वहां पे सिर्फ गवर्नर होगा, सीएम तो होगा नहीं, क्योंकि भाई आपके लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसॉल्व कर दी गई है। तो आपका जो वहां पे किसी भी राज्य में शासन क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो वहां पे गवर्नर होंगे, क्या होंगे, गवर्नर होंगे। और गवर्नर के साथ साथ जो भी पुलिस होगी वो किसके दिन काम कर रही होगी, आपके प्रेसिडेंट के अंदर में। आर्मी वहां उतार देगा यार, अगर मान लो कि अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप अपने अंडर में, तो वहां पे गवर्नर डिप्यूट किए गए हैं ना, और अपनी आर्मी है वहां पे, इंडियन आर्मी है वहां पे। तो ठीक उसी तरीके से जिस टाउन तक, अब जरूरी नहीं है कि इल्तुतमिश अगर दिल्ली में है तो दिल्ली के साथ साथ वो पूरे एरिया को कंट्रोल करेगा मजे से, नहीं, वो पूरे एरिया को कैसे कंट्रोल करेगा, पूरे एरिया को कंट्रोल करेगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसको आर्मी चाहिए। तो उस जिस टाउन में आपकी आर्मी ही कंट्रोल कर रही हो, या फिर सूबेदार बेस्ट रहेगा, तो सूबेदार को ही गवर्नर बोलते हैं, आप समझते हो ये बात। यानी कि जिस राज्य में आपका सिर्फ सूबेदार कंट्रोल करेगा, अब मान लो कि अकबर का समय में काफ़ी सारे सूबेदार उसके हुआ करते थे, अकबर खुद एक सूबेदार था पंजाब का आपके हुमायूं के समय में, ठीक है ना। बाद में ना वो राजा बन गया क्योंकि बेटा था, और कुछ सूबेदार क्या होते हैं, राजा जी हटिए हम ही राजा हैं, ठीक है। सो गैरिसन टाउन आपको समझ में आ गया, गैरिसन टाउन आपको समझ में यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड, अब यहाँ पे हिंटरलैंड आ गया, अरे सर आप उलझा रहे हैं। गैरिसन टाउन समझ लिए ना, देखिए हिंटरलैंड वो होता है जो एरिया आपका समुद्र से दूर हो, यानी कि वो एरिया जो आपका समुद्र से क्या हो, दूरी पे हो, जहां पे समुद्र का पानी नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि हिंटरलैंड में आपका ट्रेड थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा लगेगा, क्योंकि अगर शिप के थ्रू ट्रेड हो रहा है तब तो दिक्कत नहीं है, शिप के बाद फिर उस समय रेलवेज नहीं थी, सोचो जरा। अभी क्या है, जहाँ पे आपका पानी नहीं है वहाँ पे रेलवेज जा रही है, लेकिन वहाँ पे रेलवेज नहीं थी उस समय, बैलगाड़ी का जमाना, तो बैलगाड़ी पे जाता लेकर के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था उस समय ट्रेड करना। तो हिंटरलैंड, यहाँ क्या लिखा है, द सुल्तान सेल्डम, बहुत रेयरली ही हिंटरलैंड पे कंट्रोल कर पाते थे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर की सप्लाईज की समस्या उत्पन्न हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद गैरिसन टाउन इन गैरिसन टाउन सिस्टम बंगाल एंड फ्रॉम दिल्ली, अच्छा उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे कि गैरिसन टाउन को भी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो गवर्नर्स हुआ करते थे, जो सूबेदार, अब देखो एक किंग कंट्रोल कर रहा है, मान लो कि खुद मोदी जी अगर कंट्रोल करे, मान लो मैं बिहार में हूँ, बिहार को कंट्रोल करे, एक वो बात, और एक उनका कोई एडवाइज़र, कोई उनका सेक्रेटरी जाके कंट्रोल करे, तो समझ में आती है बात, ठीक है ना। तो आखिरकार वो भाई पीएम है तो उसके पास गुण है उस तरीके का, और वो एडवाइज़र है तो उसके पास अलग टाइप का गुण है, लेकिन पीएम है तो पीएम का तो भाई गुणगान ही होता है बहुत ज़्यादा। तो ठीक उसी तरीके से अगर राजा है, राजा खुद अगर किसी टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा है तो वो ज़्यादा वेल्थ प्रोड्यूस करेगा वहाँ से, लेकिन बनस्पत आपके गवर्नर से, ठीक है। अब देखो गवर्नर सब जगह क्यों डिप्यूट करता था, क्योंकि सब जगह से टैक्स कलेक्ट करके लाना होता था। अब सब जगह से गवर्नर टैक्स कलेक्ट करेंगे और भिजवा देंगे आपके राजा साहब के पास, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या हो रहा था ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था कि दूर दूर तक मतलब कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कुछ आ रही थी इसमें। उसके बाद और भी कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, जिसमें से कि एक आपका बाहरी आक्रमण किया जा रहा था बहुत बार। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बार मंगोल अटैक हुआ है, जिसमें से कि सबसे बड़ा मंगोल अटैक करने वाला आपका चंगेज खान बहुत ही खूंखार राजा माना जाता है, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि वो छोटे बच्चे को भी नहीं समझता था। मतलब अगर किसी कोई महिला अगर क्या है प्रेग्नेंट है तो उसके गर्भ को काट करके वो उस बच्चे का सर काट देता था। तुम समझ सकते हो कितना ये खूंखार राजा हुआ करता था। सो मंगोल इन्वेजन, उसके बाद मतलब कि मंगोली आक्रमण हुआ दिल्ली सल्तनत पे, ये चैलेंज एक आया। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया ना कि गवर्नर क्या करता था कि राजा देखो अब कोई टेरिटरी है तो गवर्नर के अंदर में है, राजा को आने में वहाँ समय लगेगा, लेकिन गवर्नर खुद वहाँ उपस्थित है, तो गवर्नर क्या करेगा, कुछ षड्यंत्र के जरिए राजा को किक आउट, यानी कि हम ही राजा हैं, ठीक है। सो गवर्नर क्या होता था, वो रिबेल कर देता था, धोखा कर देता था, किसके साथ,
सुल्तान के साथ। अब दिल्ली सल्तनत में सुल्तान ही होता था, तो सुल्तान का कोई एक अगर वीकनेस देख लिया तो उसके साथ बगावत कर दिया। तो तुमको एक बात मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत जब पढ़ोगे तो इतना बहुत एग्जाम्पल मिलेगा तुमको जिसमें समझ में आएगा कि उस राजा का खुद का गवर्नर या फिर सेनापति यही सब बगावत कर दिया और वो खुद जाके बन गया राजा। ठीक है, इतनी बातें हम लोग को क्लियर होती है। यहाँ से आपको मैं यहाँ दिखा दूं, ये रहे आपके एक मंगोल के बहुत ही खूंखार राजा चेंगिस खान। ठीक है ना, तो ये हैं आपके चेंगिस खान। ऐसा माना जाता था कि अगर हैवानियत की बात आती थी उस समय तो चेंगिस खान सीट्स पे थे, टॉप पे थे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हुआ क्या कि इतने सारे प्रॉब्लम से निपटने के लिए कुछ दिल्ली सल्तनत के राजा महाराजा ने एक कैंपेन चलाया कि कैसे हम अपने वेल्थ को बढ़ाएंगे, कैसे हम अपनी टेरिटरी का विस्तार करेंगे। किसको करेंगे? वेल्थ को बढ़ाएंगे और टेरिटरी का विस्तार करेंगे। वेल्थ को बढ़ाएंगे, टेरिटरी का विस्तार करेंगे। तो अगर आप सोचो तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इज इट क्लियर? देखो, सो अलोंग इंटरनल फ्रंटियर सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। अब मैं आपको बता दूं कि इंटरनल फ्रंटियर यानी कि अंदरूनी बाउंड्री बोल सकते हो, फ्रंटियर मतलब सीमा होती है, यानी कि अपने ही सीमा के अंदर में जो सीमा है, मान लो ये सीमा है। सीमा मतलब समझना आप लोगों को है, मतलब सीमा, मान लो ये सीमा है। ठीक है, मतलब यही आप बाउंड्री है राजा की अपनी बाउंड्री, इंटरनल बाउंड्री। हुआ क्या कि अब राजा महाराजा देखे कि अरे हिंटरलैंड में तो ट्रेड मतलब शासन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो सी रूट से दूर है, सी से दूर है, समुद्र से दूर है। लेकिन नहीं, यहाँ पे अब ये लोग क्या किए कि ठीक है समुद्र नहीं आएगा, ठीक समुद्र नहीं है बगल में तो ट्रेड नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जितने फॉरेस्ट हुआ करते थे, जितने भी फॉरेस्ट थे, ये देखिए ये रहे आपके फॉरेस्ट, इन सबको कटवा दो, जितने पेड़ है सबको कटवा दो। अब वहाँ पे क्या करवाओ? खेती करवाओ। क्या करवाओ? खेती करवाओ। खेती से क्या होगा? वहाँ पे क्रॉप्स उगेंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर और स्मूथ होगा और वहाँ से टैक्स आएगा। दिमाग देखे, जब वहाँ पे क्या समुद्र नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो हिंटरलैंड वाला जो एरिया है, यानी कि जो सिटी हिंटरलैंड के अंतर्गत आता है, तो वहां से पैसा कैसे जनरेट किया जाए? तो वहां से पैसा कैसे जनरेट करेंगे? जितने भी फॉरेस्ट हैं सबको कटवा दीजिए और क्या कर दीजिए, आपके बड़े बड़े फार्म्स बनवा दीजिए, आप एग्रीकल्चर वहां से कीजिए, बहुत सारा धान उगेगा, बहुत सारा क्या होगा, क्रॉप्स उगेगा, बहुत टैक्स आएगा। क्या होगा? इससे टैक्स वसूलेंगे, जिससे हम लोग अपना राज्य चला सकेंगे, जिससे हम लोग अपना राज्य देश जो बोलो उसको चला पाएंगे। उसके बाद अलोंग इंटरनल एक्सटर्नल होगा, यहाँ पे अलोंग एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब देखो ये तो बात हुई उनकी अपनी टेरिटरी के अंदर में। अब अपनी टेरिटरी से बाहर कैसे निकले? देखो, तब तक आप अपनी सीमा नहीं बढ़ा सकते जब तक आप अपनी टेरिटरी से बाहर विस्तार नहीं करते, जब तक बाहर के किंगडम्स को नहीं जीतिएगा, जब तक बाहर के टेरिटरी को नहीं जीतिएगा। ठीक उसी तरीके से आपके जो खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी क्या किए? साउदर्न इंडिया को भी जीते हैं, साउदर्न इंडिया को भी जीते, तब जीते जब ये अपनी टेरिटरी से बाहर आए। ठीक है ना, उसके लिए काफ़ी साहस चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद अलोंग एक्सटर्नल फ्रंटियर मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड कल्मिनेटेड विथ मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि ये जो मिलिट्री एक्सपीडिशन है, यानी कि आपका क्या कह सकते हैं, जो भी मिलिट्री एक्सपीडिशन यानी कि अपने राज्य का विस्तार, अपने मिलिट्री का विस्तार। भाई इंडियन, मान लो कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप अपने अंडर में है, क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी वहाँ पे डिप्यूटेड है। क्या मोदी जी खुद जाएंगे वहाँ पे? समझ ही रहे हो, अंडमान निकोबार में वैसे भी बहुत ट्राइब्स हैं। ठीक है, तो इन सब जगह पे हम कंट्रोल कौन करती है? आर्मी करती है, मिलिट्री करती है। तो मिलिट्री का एक्सपीडिशन बहुत ज़रूरी यहाँ पे माना जाता है। अगर एक्सटर्नल फ्रंटियर की बात करें तो यानी कि आउटर बाउंड्री पे कैसे विस्तार किया गया, तो मिलिट्री एक्सपीडिशन करेंगे। उस कहाँ पे? साउदर्न इंडिया में किया गया। और साउदर्न इंडिया में किसके रीजन में शुरू किया गया? ये क्वेश्चन एकदम पूछता है आप लोग के एग्जाम्स में कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में
मिलिट्री एक्सपीडिशन किधर किया गया, साउदर्न इंडिया में। यानी कि आप खुद सोचो कि जो तुर्क आए थे वो किधर आए थे, नॉर्थ वेस्ट के रास्ते आपके दिल्ली में आए थे, यानी कि नॉर्थ में भी थे, लेकिन दिल्ली से जाना था उनको और नीचे, यानी कि साउथ को भी जीतो, क्योंकि साउथ में बहुत धन था, बहुत सोने जेवरात थे, बहुत हीरे जेवरात थे वहाँ पे, तो साउथ को जीतना जरूरी हो गया। तो साउदर्न इंडिया के तरफ ये लोग रुक कर लिए। और ये जो जीतने की परंपरा शुरू हुई साउथ को, ये बंद कब कर दी गई, आपके मोहम्मद बिन तुगलक, इसको मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खान भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसको बंद कर दिया गया। यानी कल्मिनेट करना मतलब वही होता है, आपका कल्मिनेट लिखा है यहाँ पे, कल्मिनेट, CULMINATE डेट। सो कल्मिनेटेड विथ मोहम्मद बिन तुगलक। सो अलाउद्दीन खिलजी के समय शुरू हुआ, साउथ के तरफ और भी विस्तार किया गया, और बंद कब हो गया, आपके किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक, पागल था ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक बात हुई है आपके किसके बारे में, मिलिट्री एक्सपेडिशन आउटर बाउंड्रीज में और इंटरनल फ्रंटियर को कैसे सुधारा गया, यानी कि जो हमारा राज्य है उसी को कैसे सुधारा गया, यहां तक बात हो गई आपसे इतनी। अब देखिए, और यहां हमने क्या पढ़ा भाई, अलोंग इंटरनल फ्रंटियर, अच्छा दोनों, ये एक्सटर्नल वो इंटरनल। उसके बाद देखिए, उसके बाद है स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाँ वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी आपका एक्सटर्नल ही है, रीप्रिंट हो गया होगा। अलोंग एक्सटर्नल फ्रंटियर, अब मिलिट्री एक्सपीडिशन आपने समझ ही लिया, अलाउद्दीन खिलजी किया साउथ की तरफ, तो यहाँ पे ये हमारी दिल्ली, ये रही हमारी दिल्ली। अब दिल्ली से सब चारों तरफ से साउथ की तरफ, अरे ये तो दिल बन गया भाई, दिल्ली से सब आ गए किसके तरफ, आपके साउथ के तरफ। किधर आ गए, साउथ के तरफ आ गए, ये रही दिल्ली। कंट्रोल तो वहीं से हो रहा था, देखिए ये पूरा एकदम बनाया हुआ है ना एरो वगैरह की, हाँ इसी तरफ आना है, ये देखिए पूरे आपके इसी तरफ सब आ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें से कि देवगिरी को एक कैपिटल बनाया गया था। अच्छा, जब मैं तुगलक डायनेस्टी पढ़ाऊंगा तो देवगिरी के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये पूरा विस्तार किधर की तरफ होने लगा, आपके साउथ की तरफ होने लगा। सो स्टूडेंट्स, इतनी बातें हो गई हमारी अभी तक स्लेव डायनेस्टी में। इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत में और भी आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ मॉडर्न कुछ आर्किटेक्चर्स के बारे में समझेंगे उसमें, और कुछ रिफॉर्म्स के बारे में समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और बाद बाकी इसके बाद तो हम लोग समझेंगे। सो फिलहाल आज यहीं पर रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।